हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, विजन की 22 जनवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो यार, मैं अपनी स्पीड को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश की हुई है और पहले से कंपैरेटिवली मैं कम स्पीड में ही पढ़ाती हूँ, लेकिन यार आप फिर भी कंप्लेन करते रहते हो कि वाई यू आर रनिंग इन योर स्पीड। भाई यार, जो मेरी नेचुरल स्पीड है मैं उसी में ही बात करूंगी ना। आपके पास यूट्यूब ने ऑप्शन दिया है 0.75, आप उस पर कीजिए। मैं फिर भी अपना ट्राई कर रही हूँ ना बेस्ट का, लेकिन आप बार बार किसी को क्रिटिसाइज करो यार, इतना तो मत करो ना। तो थोड़ा सा यार आप एडजस्ट करो, ठीक है। मैं आपके लिए एफर्ट कर रही हूँ, मैं अपने आप नहीं पढ़ती भाई, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए एफर्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो भाई आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो एटलीस्ट एक बोलने का भी स्टाइल होता है। तो कमेंट को इतना तो तहजीब में लिखिए कि एटलीस्ट जो आपको पढ़ा रहा है उसकी रिस्पेक्ट करो। आप उसको एक ऑर्डर तो मत दो एटलीस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट और ऑर्डर में फर्क होता है, उसको थोड़ा सा मेंटेन करके रखें, ठीक है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। अभी क्या किया है, जो आरबीआई रिपोर्ट एनालिसिस था परफॉर्मेंस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखो नाम समझ में आ गया होगा, ये कहाँ कवर होगी, इकोनॉमी में कवर होगी अंडर GS3। देखो गाइस, आरबीआई ने देखा है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की क्या परफॉर्मेंस है, उसको एनालाइज किया और वो रिपोर्ट पब्लिश करी, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक होता क्या। देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम से समझ में आ रहा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ जो मनी है उसको रेंट पे आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपकी जो अगर आपको 10,000 का लोन चाहिए, 5,000 का लोन चाहिए, वो आपको प्रोवाइड करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक एक स्पेसिफिक सेगमेंट है बैंकिंग का, जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्रिएट किया गया है, जिसका एम यही है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को किया जाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है, जो लोगों को फाइनेंस की कमी है उन तक भी फाइनेंस को पहुंचाया जाए, ठीक है। स्पेशली हम जो ये बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज किन लोगों को देते हैं, जो अनसर्व्ड होते हैं या अंडर रिजर्व सेक्शन, जैसे SC हो गए, STs हो गए, या फिर वुमेन हो गई, जिन लोगों को फाइनेंस नहीं मिलता, अगर उनको कुछ चाहिए तो स्पेशली उन लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। ये एक तरह से स्मॉल जो बिजनेस यूनिट्स हैं उनको सर्व करते हैं, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनको सर्व करते हैं, या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज हैं, जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, उनको क्या करते हैं, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जिसमें 10 लोगों से कम एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। तो गाइस अब आपको समझ में आ गया स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है। अब भाई आरबीआई ने क्या एनालाइज किया, हम जरा देख लेते हैं। इन्होंने देखा जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये फाइनेंशियल सेक्टर का एक मिनिस्कल पोर्शन है, मतलब बहुत छोटा सा पोर्शन है। अगर टोटल एसेट देखा जाए वो ओनली 0.4% है मार्च 2019, लेकिन अगर 100 रुपये है अगर हमारे पूरे बैंक्स में, तो इसके पास स्मॉल फाइनेंस बैंक में ओनली 0.4 रुपीज है, ठीक है, मतलब ओनली 40 पैसा, ठीक है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक एक बहुत ही छोटा पोर्शन है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर का। इसके अलावा अगर हम स्क्यूड ज्योग्राफिकल एक्सपेंस देख लेते हैं, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है वो अभी तक सबसे ज्यादा कहाँ कंसेंट्रेटेड है, साउदर्न रीजन्स में, वेस्टर्न रीजन में और नॉर्दर्न रीजन्स में। मतलब कि आप देख रहे हो नॉर्दर्न ईस्ट रीजन यहाँ पे भी एक्सक्लूड किया हो, मतलब इसका काम क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट रीजन में तो ये है ही नहीं। इसके अलावा जो इनकी प्रेजेंस जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, जब वहाँ बैंक ही नहीं होगा तो आप फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे करोगे। इसके अलावा अगर हम एसेट कॉन्सेंट्रेशन देखें, जो टॉप 3 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उन्हीं के पास 60% टोटल एसेट्स हैं। अगर हम मार्च 2020 का देखें, मतलब कि इनइक्वालिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में भी है। जैसे आपके इतने कमर्शियल बैंक्स हैं, SBI हो गया, PNB हो गया, ठीक है, ICICI हो गया। आपको पता है कल हमने ये पढ़ा था कि डोमेस्टिकल सिस्टमेटिकल इंपॉर्टेंट बैंक्स है, मतलब कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में भी इतनी इनइक्वालिटी है कि जो टॉप 3 बैंक्स है उसी में 60% एसेट्स है। इसके अलावा जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पे जो फोकस है वो पर्टिकुलर वेरी स्मॉल साइज होता है। मतलब देखो आप सबको पता है कि बैंक्स को भी क्या होता है कि आपको 40% जो अपने लोन्स हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो गए, एग्रीकल्चर में हो गया, ठीक है, एजुकेशन में हो गया, या MSMEs, इनको आपको लोन्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रायोरिटी सेक्टर है लैंडिंग में आपको 75% क्रेडिट देना होता है, ठीक है। जैसे कमर्शियल बैंक्स को 40% देना होता है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं उनको 75% जो लोन है वो इसके अंडर देना होता है, ठीक है। इसके अलावा जो 96% जो इनके टोटल लोन होते हैं उनके जो क्रेडिट लिमिट है वो ओनली 2 लाख है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या क्राइटेरिया होता है। देखो गाइस, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनको हम बोलते हैं जिनकी जो नेटवर्क होती है वो 2 बिलियन होती है, या फिर अगर वो जिनकी इंक्रीज हुई हो 1 बिलियन फ्रॉम द इश्यूज ऑफ गाइडलाइंस फॉर ऑन टैप लाइसेंसिंग ओवर द एज कम्पेयर टू 5 बिलियन फॉर स्मॉल कमर्शियल बैंक, ठीक है। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं
ये आप देखना एटलीस्ट 75% जो अपना क्रेडिट है ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को देते हैं एज कम्पेयर टू जो 40% होते हैं जिसमें हम किसमें करते हैं, कमर्शियल बैंक में। अभी आपको बता चुकी है। इसके अलावा जो इनका फोकस है स्मॉल साइज क्रेडिट पे, वो एटलीस्ट उनके 50% जो लोन पोर्टफोलियो होते हैं, उनके जो लोन्स होते हैं 25 लाख तक के होते हैं। इसके अलावा जो इनको भी कुछ नॉर्म्स हैं जो रखने होते हैं, इनके जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट है वो अभी 15% तक फिक्स है। ठीक है, ऑलरेडी बता चुके कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट क्या होता है काफी बार, कि कितनी, अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आपके पैसे कितने रिस्क में 15 रुपए हैं, तो इसका मतलब इसकी जो कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है वो 15% है। ठीक है गाइस, एक सेकेंड रुकिए। नेक्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। यूएस से रिज्वाइन करने वाला है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड और डब्ल्यूएचओ। देखो गाइस, ये जो न्यूज है हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। आपको पता है कि यूएसए ने अभी डब्ल्यूएचओ को भी छोड़ने की बात करी थी, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को भी छोड़ने की बात की थी, लेकिन भाई जब ट्रंप थे और अब आ गए हमारे जो बिडेन। ठीक है, तो अभी क्या है, यूएसए ने बोला कि वो रिज्वाइन करेगा ताकि यूएसए की कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करा जाए यूएन के साथ, और साथ में ग्लोबल हेल्थ और क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने में भी वो अपना कोऑपरेट कर सके यूएन के साथ। इसके अलावा जब से ट्रंप क्या है पावर में आया था, यूएसए ने ऑलरेडी परमानेंटली विड्रॉ कर चुका है, कहां से, या फिर कुछ यूएन की जो एजेंसीज हैं उनमें से कट हो चुके हैं। देखो ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि ऑलरेडी वो डब्ल्यूएचओ से क्या कर चुका है, बाहर आ चुका है। ठीक है, तो अभी क्या है, जब से ट्रंप पावर में आए थे वो कहीं ना कहीं से विड्रॉ हो रहे थे। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं जो फंडिंग है उसको कम कर रहे थे। इसके अलावा कुछ मल्टीलेटरल पैक्ट्स हैं जो ट्रेड और एनवायरमेंट से रिलेटेड है, उसमें से भी किया यूएसए ने विड्रॉ किया था। ठीक है, अब हम जरा, आपको पता होना चाहिए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट क्या है, आप सबको पता है, काफी बार डिस्कस किया है। इस एग्रीमेंट का एम यही है कि हमें जो अपना ग्लोबल टेम्परेचर है उसे 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने नहीं देना है फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल, और अगर आइडियल देखा जाए तो आइडियली तो हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ाना है। 2 जून 2017 में यूएसए ने डील की थी कि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक बर्डन्स हैं जो यूएसए पे कुछ इम्पोज किए गए थे। यूएस रिटर्न जो बैक हो रहा है, यूएसए जो द्वारा रिज्वाइन कर रहा है, इससे क्या हमें लग रहा है, इससे काफी ज्यादा पुश मिलेगी, स्पेशली उन कंट्रीज को जैसे इंडिया को, जो कहीं ना कहीं अपने जो क्लाइमेट एक्शन टारगेट से क्या कर रहे थे, पीछे हट रहे थे, अब उनको भी पुश मिलेगा। ठीक है, और जो जिनकी प्लेज थी कार्बन न्यूट्रलिटी, उन सब में वो अब आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा यूएसए अब द्वारा क्या करेगा, जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग में फंडिंग प्रोवाइड करता था उसको क्या करेगा, द्वारा फाइनेंस करेगा, या जो भी अनफेयर क्लाइमेट एक्शन एक्सपेक्टेशन थी उसको क्लोजली वॉच करेगा डेवलपिंग नेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है डब्ल्यूएचओ। ट्रंप ने क्या आपको बताया था कि जो डब्ल्यूएचओ को जो फंडिंग देता था उसको रोक दिया था, और यूएस से लार्जेस्ट डोनर है डब्ल्यूएचओ में, और अनाउंस किया था कि किस तरह से वो इस एजेंसी से विड्रॉ हो जाएगा जुलाई 2021 तक। यूएसए ने अभी कोवैक्स को ज्वाइन किया गया, जो कि इंटरनेशनल एलियंस है, काफी बार हम डिस्कस करते हैं। कोवैक्स का एम यही है ताकि जो कोविड-19 वैक्सीन आएगा उसको हम इक्वली असेस करा सके हर एक कंट्री को, स्पेशली जो पोअर कंट्रीज है। जो कोवैक्स है वो कोऑर्डिनेट किया जा रहा है गावी के द्वारा, कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन और डेवलपमेंट के। ठीक है, ये गाइस इंपॉर्टेंट हो जाता है कोविड। यूनेस्को क्या है, अभी क्या है, यूनेस्को क्या कर रहा है, ये डिमांड कर रहा है कि फंडामेंटल रिफॉर्म लाना चाहिए यूनेस्को में, दैट इज द यूएन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि यूएसए ने क्या किया था, यूनेस्को को क्विट कर दिया था, साथ में इजराइल ने भी क्विट किया था, जिनने उन्हें अटैक किया था। सॉरी, यूएसए क्विट यूनेस्को अलोंग विद इजराइल एंड अटैक द एजेंसी ऑफ इट्स एंटी इजराइल बाइस। ठीक है, तो यूनेस्को को इसलिए उन्होंने क्या किया था, क्विट किया था, क्योंकि यूनेस्को ने कुछ इस तरह के कदम उठाए थे कि जो एंटी इजराइल जा रहे थे। ठीक है, इस वजह से यूएसए और इजराइल दोनों ने क्या किया था, यूनेस्को को क्विट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है ईरान न्यूक्लियर डील, हमने काफी बार डिस्कस किया। ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने डिसाइड किया था कि वो 2015 में जो ईरान न्यूक्लियर डील होगी, जिसको ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बोलते हैं, जो कि ईरान के लिए काफी फेवरेबल है, उसको रिनेंज करने की बात करी थी। इस डील के अकॉर्डिंग क्या है, ईरान क्या कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं कर सकता। गाइस ये आपको पता होना चाहिए, 2015 में आया था ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसमें यही था कि जो ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करता है उस पर रोक लगाई जाए। ठीक है, नेक्स्ट है यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल। 2018 में यूएसए ने इससे भी विड्रॉ कर लिया था, ये बोल के कि जो एजेंसी है वो भी कहीं ना कहीं एंटी इजराइल बाइस है। मतलब कि अभी हमने यूनेस्को पढ़ा जिसमें बोला था कि यूनेस्को एंटी इजराइल बाइस है, और इसने यूएनएचआरसी पे बोला था कि भी यूएन एंटी इजराइल बाइस है। ठीक है, यूएनएचआरसी किस लिए काम करती है, ताकि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके
और प्रमोट कर सके अक्रॉस द वर्ल्ड। इसका जो WTO है, यूएसए ने क्या किया था, जो WTO के जजेस की अपॉइंटमेंट को ब्लॉक कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो ट्रेड को रेगुलेट करते हैं वो कभी कहीं ना कहीं मीनिंगलेस हो गया था। अभी जो WTO में अभी सिर्फ एक सिंगल जज ही बचा है, जबकि कितने होने चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अदर्स अगर देखें तो यूएसए ने जब से मतलब कि ट्रम्प जब से पावर में आया था तब से यूएसए ने क्या क्या किया उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है, जिसमें यूएसए ने अनाउंस किया था कि वो क्या करेगा, जो यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी में जो फंडिंग देता था वो उसको खत्म कर देगा अगस्त 2018 में, ये अनाउंस कर देगा, ये बोल के अगेन की एंटी इजराइल बाइस है। फिर यूएन जो रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है, इसका काम क्या है, वर्ल्ड में जितने भी रेफ्यूजीज हैं उनका हेल्प करना, ताकि वो स्पेशली जो पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज हैं उनकी हेल्प करना, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, यूएसए ने डिसाइड किया था कि वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से पीछे हटेगा, जो कहीं ना कहीं क्या करती है, जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है इसके अंदर उनको देखती है, इन्वॉल्विंग 12 पैसिफिक रिम कंट्री जैसे कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, एशियन नेशन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पे। जो गाइस अभी हमने ये जितने भी पढ़े हैं सब इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको स्टैटिक नॉलेज काफी ज्यादा आ गई। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट क्या है, WHO क्या है, यूनेस्को क्या है, ईरान न्यूक्लियर डील में हमने पढ़ा, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, तो गाइस ये सब इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। सेंटर अर्जेस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू स्ट्रेटेजाइज स्पीडी इंप्लीमेंटेशन ऑफ PM आवास योजना अर्बन, कल हमने ग्रामीण की बात करी थी, फॉर रैपिड अर्बनाइजेशन। अगेन गाइस ये जो न्यूज है हमारी सोशल इश्यूज या फिर इकोनॉमी दोनों में कवर हो सकती है, ठीक है। करंट स्टेटस क्या है, देखो गाइस, जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2015 में लॉन्च की गई थी, किसका मिशन है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका क्या काम है, विजन आप सबको पता है, 2022 तक हम सबको पक्का हाउस दे सके। इट्स विजन इज हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, जिसमें 75 ईयर्स हमारी इंडिपेंडेंस के हो चुके होंगे, ताकि जो भी हाउसिंग रिक्वायरमेंट है हम उन लोगों की पूरी करें जो अर्बन पुअर है, जिसमें स्लम ड्वेलर्स हैं, उनकी हम जो हाउसिंग रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। इसमें सभी एंटायर अर्बन एरियाज कवर होते हैं, जिसमें कौन कौन से आप देख सकते हैं, स्टैट्यूटरी टाउन्स, नोटिफाइड प्लानिंग एरियाज, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज, या कुछ इस तरह की अथॉरिटी जो स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर आती है, जो अर्बन प्लानिंग और रेगुलेशंस के अंदर चलती है, ठीक है। करंट स्टेटस क्या है, ऑलरेडी जो 1.1 करोड़ हाउसेज हैं उनको अप्रूव कर दिया गया है इस स्कीम के अंदर, जिसके अंदर 70 लाख हाउसेज को क्या किया जाएगा, उनको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और 41 लाख हाउसेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। जो कि करंट स्टेटस है जो आपको पता होना चाहिए। अगर कोई मेंस मतलब कि मेंस में ये सब चीजें आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, इसकी डिमांड ड्राइवन अप्रोच है, मतलब कि जहां पे हाउसिंग शॉर्टेज है वो डिसाइड करेगी एज पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। कुछ इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस है जो ये स्कीम फेस कर रही है। सबसे पहले कुछ जो बैंक्स हैं वो सैंक्शन नहीं कर रहे, जो लोन्स हैं या मतलब कि उनको सैंक्शन नहीं कर रहे, या फिर डिले कर रहे हैं टू इन सब का, ठीक है। इसके अलावा लैंड काफी हाई कॉस्ट है, स्पेशली अर्बन एरियाज में, ये आप सबको पता ही होगा, ठीक है। देखो अब पढ़ लेते हैं BLC, CLSS, AHP आप सबको पता है, अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप में, इसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों आएगा। इसमें क्या 1.5 लाख का सिस्टम दिया जाएगा टू एवरी इकोनॉमिकली एंड वीकर सेक्शन, ठीक है। BLC का बेनिफिशियरी लेट इंडिविजुअल हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एनहेंसमेंट है, इसमें क्या आपको 1.5 लाख की ग्रांट दी जाएगी पर हाउस, मतलब अगर कोई आप अगर इंडिविजुअल अपना हाउस बना रहे हो तो आपको 1.5 लाख का ग्रांट दे दिया जाएगा। CLSS में क्या है, आपको क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के अंदर आपको हाउसिंग प्रोवाइड की जाएगी। इसके अंदर अगर आप लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी 3 to 6%, ठीक है। तो इसमें यही है कि सपोज करो आपको घर बनाना है, आपका 20 लाख का घर है और आपको 20 लाख का लोन लेना है, तो इसके अंदर अगर आपको 9% का इंटरेस्ट है तो इसमें आपको 3 से 6% का मतलब कि 5% तक का आपको अगर मिल गया तो आपको जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ 4% लगेगा, ठीक है। तो यही बताया कि जो बैंक्स हैं इसमें या तो वो सैंक्शन नहीं कर रहे हैं लोन्स, अगर कर रहे हैं तो बहुत डिले कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल बात ये। इसके अलावा जो ISR है मतलब कि इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट, इसके अंदर क्या हमको लैंड को यूज करेंगे एज अ रिसोर्स, इसमें जो आपको ग्रांट मिलेगा वो 1 लाख रुपए ग्रांट मिल सकता है पर हाउस, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट रिलीज बाय UN एजेंसीज, ठीक है। तो फिर अभी फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल रिपोर्ट को रिलीज किया गया UN एजेंसीज के द्वारा। अब हम पढ़ते हैं किस किस रीजन की एशिया और पैसिफिक में क्या है, ठीक है। रिपोर्ट ने ट्रैक किया क्या हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है उसकी क्या प्रोग्रेस है, और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के जो टारगेट्स हैं न्यूट्रिशन पे एशिया और पैसिफिक रीजन में, इसको क्या किया, उस पर प्रोग्रेस किया, उसको देखा गया। अब भाई अब हम पहले ये देख लेते हैं ये है क्या। पहले चलो फाइंडिंग देख लेते हैं।
इसमें बोला जो हमने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसको अचीव करना है, जो फूड सिक्योरिटी पर प्रोग्रेस है और जो न्यूट्रिशन पे वो स्लो हुई है, ऑफकोर्स कोविड आया जिसकी वजह से जो हमारा एम था कि जो 2030 तक हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करना है, अब उस पे हमारे ट्रैक पे नहीं है और हम पूरा नहीं कर सकते। इसके अलावा जो 1.9 बिलियन पीपल हैं एशिया और पैसिफिक में, सिर्फ 2 जगह की बात हो रही है एशिया और पैसिफिक में, वो हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। किसी डाइट को अनअफोर्डेबल तब कंसीडर किया जाता है जब इसकी कॉस्ट 63% एक्सीड हो एज पर्सन इनकम। मतलब कि अगर कोई खाना लाइक 100 रुपए का है लेकिन वो आपकी इनकम 100 रुपीज़ की है और आपका जो खाना है वो 163 रुपीज़ का है, इसका मतलब वो उनकी इनकम इतनी कम है कि वो डाइट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। जो पुअर डाइट का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा किस पे पड़ रहा है, उन फर्स्ट 1000 डेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। इंडिया में 42% चिल्ड्रन है जिनकी एज 23 मंथ है, जिनको मतलब कि पूरे टाइम खाना नहीं मिल सकता, 3 टाइम खाना नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, रिपोर्ट ने हाईलाइट किया किस वजह से माल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है और इनएक्सपेंसिव फूड्स और हाईली प्रोसेस्ड फूड्स की वजह लोग जा रहे हैं। ठीक है, इस फूड आइटम्स में विटामिन की कमी होती है, मिनरल्स की कमी होती है और इसके अलावा ओबेसिटी, डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीज के रिस्क भी होते हैं। कोविड-19 की वजह से 14.3% इंक्रीज हुआ है मॉडरेट और सीवर वेस्टिंग अमंग चिल्ड्रन। देखो स्टंटिंग होते हैं बच्चे, एक वेस्टिंग होते हैं। ठीक है, वेस्ट स्टंटिंग में क्या होता है, हाइट सही होती है, वेट नहीं होता है। वेस्टेज में क्या होता है, जिनकी हाइट कम होती है वेट सही होता है। ठीक है, तो 5 साल से कम बच्चों में 14.3% इंक्रीज हुए हैं जो बच्चे वेस्टेड हैं। ठीक है, और रिकमेंडेशन क्या है कि हमें ऑफकोर्स हेल्दी डाइट को प्रमोट करना चाहिए और फूड को सेल और मार्केटिंग को रेगुलेट करना चाहिए, स्पेशली चिल्ड्रन के लिए। इसके अलावा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच बरतनी है जिसमें हमें फूड, वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ, सोशल प्रोटेक्शन, एजुकेशन सिस्टम, इन सबको ध्यान में रखना है और डाइट्स की सस्टेनेबिलिटी को एड्रेस करना है। सिलेक्टेड टारगेट्स क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 के अंदर और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंदर। ठीक है, तो देखो गाइस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 2030 के अंदर जो टारगेट 2 के अंदर 2 है, टारगेट 2.1, टारगेट 2.2। टारगेट 2.1 में कि 2030 तक हमें हंगर को खत्म करना है और हर एक बंदे को मतलब कि असेस दिया जा सके किसका फूड का, स्पेशली पुअर लोगों को और जो लोग वल्नरेबल सिचुएशन में रह रहे हैं जैसे इंक्लूडिंग इन्फेंट जो बच्चे 1 साल से कम है और उनको न्यूट्रिशन और सफिशिएंट फूड मिल सके पूरा साल। ठीक है, 2.2 का टारगेट ये है कि 2030 तक हमें हर तरह का मॉल न्यूट्रिशन उसको क्या करना है, खत्म करना है और 2025 तक हमें क्या करना है, इंटरनेशनली जो टारगेट है हमारे स्टंटिंग और वेस्टिंग पे जो बच्चे 5 साल से कम है उनको हमें पूरा करना है और जो भी न्यूट्रिशन नीड्स है, स्पेशली जो टीनेजर गर्ल्स होगी, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन है या ओल्डर पर्सन, उनकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स है हमें उनको पूरा करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया कि 2.1 क्या है, 2.2 टारगेट क्या है। अब इसके अलावा जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली टारगेट 2025 के थे उसके क्या टारगेट है, इसके अकॉर्डिंग तो 40% हमें क्या करना है, जो बच्चे 5 साल से कम है और जो स्टंटिंग है उसमें 40% बच्चों को कम करना है। ठीक है, वेस्टिंग में क्या करना है, इसको भी हमें 5% कम करना है और मतलब कि ऑफकोर्स न्यूट्रिशन हमें देना है। जो ब्रेस्ट फीडिंग में क्या करना है, जो ब्रेस्ट फीडिंग का रेट है उसको इंक्रीज करना है, स्पेशली एटलीस्ट 50% इंक्रीज करना है और जो बच्चे 6 मंथ से कम हो। ठीक है, एनीमिया में हमारा था कि जो वुमेन अपनी रिप्रोडक्टिव एज में है उनको 50% रिडक्शन करना है एनीमिया के केसेस में उन वुमेन्स को। लो बर्थ पे 30% रिडक्शन करना है, जो बच्चे लो बर्थ मतलब जिनका वेट बहुत कम होता है। चाइल्डहुड ओवरवेट हमें क्या करना है, जो कोई इंक्रीज नहीं करना चाइल्डहुड के ओवरवेट में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि हमारे क्या क्या टारगेट्स हैं अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 एंड अंडर डब्ल्यू हेल्थ असेंबली टारगेट 2025। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज में। क्वेश्चन आर एंड जीरो आर। अभी गाइस क्या है आप सबको पता है, अभी मॉनसून सेशन के ड्यूरिंग क्या क्वेश्चन आर और जीरो आर को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसको रेज्यूम करेगी पार्लियामेंट अपने बजट सेशन में 29 जनवरी से। क्वेश्चन आर आप सबको पता होगा ये पहला आवर होता है सिटिंग का। ये कब होता है, जब जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं मिनिस्ट्रीज से और उनको मतलब कि ऑफकोर्स हम क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, ताकि वो आंसरेबल बने रहे कि वो मिनिस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं नहीं। अब आपको ये भी पता है क्वेश्चन आर के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर। ठीक है, स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं जो आपको उसी वक्त आप क्या देते हो आंसर करते हो, ओरल क्वेश्चन होते हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है, जिसको आप मतलब कि रिटर्न क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जीरो आवर वो टाइम होता है जो क्वेश्चन आवर के बीच में होता है, जहां पे क्वेश्चन आवर की बात होता है, जहां एमपीज अपने इस तरह के मैटर्स रेज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रायर नोटिस। ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं, तो आपको पता होना चाहिए जीरो आवर रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है। आर्टिकल 161
सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक्सप्रेस किया अनहैप्पीनेस ओवर द पेंडेंसी ऑफ प्ली विद तमिलनाडु गवर्नर बाय अ कन्विक्ट सीकिंग अ पार्डन इन राजीव गांधी असैसिनेशन केस। देखो गाइस, राजीव गांधी जी का मर्डर हुआ था, ठीक है। तो अभी क्या, जिस पर्सन ने उनका मर्डर किया था उस पर्सन ने क्या है, वहां के गवर्नर से, तमिलनाडु के गवर्नर से पार्डन के लिए रिक्वेस्ट किया। पार्डन का मतलब कि जो उसकी फांसी की सजा उसको रोक दिया जाए, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मतलब कि अपनी नाराजगी जायज करी कि अभी तक आपकी जो रिक्वेस्ट है वो क्या पड़ी है, पेंडिंग पड़ी है। अंडर आर्टिकल 161 गवर्नर के पास पावर होती है, जैसे हमारे 72 आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, उसी तरह अंडर आर्टिकल 161 के अंदर गवर्नर के पास पावर होती है पार्टनर की रिप्रीव, रिस्पाइट, रेमिट, सस्पेंड, किसी भी पनिशमेंट को कम्यूट करना, कम करना, उसको क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक है, या किसी पर्सन की सेंटेंस को कम कर देना अगेंस्ट एनी स्टेट लॉ, ठीक है। अभी क्या है, वो हाईवर जो गवर्नर है वो कभी भी डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है जो डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकता है। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971। प्राइम मिनिस्टर ने जो मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय के जो पीपल हैं उनके स्टेटहुड डे पे उनको लोगों को क्या किया, मुबारकबाद दी है। 21 जनवरी 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को फुली फ्लैश स्टेट्स बनाया गया था अंदर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इससे जो नंबर ऑफ स्टेट्स हो गई थी इंडियन यूनियन में उस वक्त 21 हो गई थी। मणिपुर 19 स्टेट बनी थी, त्रिपुरा 20 और मेघालय 21 बनी थी, ठीक है। एक्सरसाइज क्वच हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है किस किस के बीच में, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड की। ये जो कंडक्ट होती है वो किस कब होती है, अंडर द अंडमान एंड निकोबार कमांड के अंदर, जो कि ओनली ज्वाइंट फोर्सेस कमांड है कंट्री की, ठीक है। नेक्स्ट है मैस्क्रेड 2021। अभी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, मूवमेंट अगेंस्ट स्मगल्ड एंड काउंटरफिट ट्रेड। ये एनुअल फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है जो ऑर्गेनाइज की गई है किसके द्वारा, फिक्की के द्वारा, दैट इज द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि किस तरह से हमें अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करती है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में कि किस तरह से हम इलीगल ट्रेड को कॉम्बैट कर सकते हैं। 1927 में फिक्की को एस्टैब्लिश किया गया था और फिक्की लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन गवर्नमेंट और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिक्की 1927 में एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट न्यूज है, एक सेकेंड गाइस, रेतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अभी क्या रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि इसमें इन्वेस्टमेंट प्रपोजल करेंगे कितना, 850 मेगावाट का ये हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट होगा। ये जो प्रोजेक्ट बिल्ड होगा वो चेनाब रिवर पे बिल्ड किया जाएगा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, ये जो रिवर का जो नेचुरल फ्लो है उसको यूज करेगा और माइक्रो टर्बाइन जनरेटर्स को यूज करके क्या करेगा, उसकी ऑफकोर्स वाटर की एनर्जी को कैप्चर करके उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। करंटली कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रैतले और किशन गंगा जो कि झेलम रिवर पे है इन प्रोजेक्ट्स को लेकर, ठीक है, इसलिए ये न्यूज पे था। हाउथी रेबल्स क्या है, यूएसए ने डिसाइड किया है कि वो क्या करेंगे, रिविजिट करेंगे, डिसाइडेड टू रिविजिट द डेजिग्नेशन ऑफ यमन के जो हौथी रिबल्स है एज अ टेररिस्ट, मतलब कि जो यमन के जो हौथी रिबल्स हैं उनको एज अ टेररिस्ट क्या करेंगे, डेजिग्नेशन करना या नहीं उसको द्वारा डिसाइड करेंगे और जो सपोर्ट दिया जा रहा है ऑन डिवास्टेटिंग सऊदी ऑफेंसिव अगेंस्ट उनको खत्म करेंगे, ठीक है। हाउथी क्या देखो, ये शिया मुस्लिम्स हैं जो यमन के नॉर्थर्न प्रोविंस सादा में रहते हैं, जो सऊदी अरब से बॉर्डर होता है। उनको काफी ज्यादा लोग क्या हुआ है इन अ कॉम्प्लेक्स विद द गवर्नमेंट। सऊदी अरब और अदर जो सुन्नी अरब स्टेट्स हैं उन्होंने एयर कैंपेन शुरू किया था ताकि जो हुत्स को डिफीट किया जाए और जो ईरान का इन्फ्लुएंस है यमन में उसको खत्म किया जाए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको पसंद लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।